हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है C3 साइकिल। C3 साइकिल केल्विन साइकिल जिसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए इस वर्ष भी आई थिंक 2 सवाल नीट 2026 में यहाँ से आए थे। ठीक है, चलिए तो C3 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल कहते हैं इसको। C3 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? C3 साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। C3 साइकिल को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो जो C3 साइकिल होती है वो कॉमन पाथवे होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। किसने दिया? मेल्विन केल्विन ने दिया। और क्या बनता है भाई? फूड बनता है। क्या बनता है? फूड बनता है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है देखिएगा। तो C3 साइकिल के बारे में जब भी बात करेंगे हम लोग, तो सबसे कॉमन पाथवे है फोटोसिंथेसिस का। दूसरी बात हो गई कि देने वाला वैज्ञानिक जो है केल्विन था। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। और देने वाला कौन है? केल्विन है, इसलिए केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इसमें बनता क्या है? फूड बनता है। क्या बनता है? फूड बनता है। ठीक है, C3 साइकिल को केल्विन साइकिल कहते हैं। और सबसे पहले इसको मेल्विन केल्विन ने दिया था, इसलिए इसको हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, वहाँ होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 स्टेप होती हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में पढ़ते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में हम C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए C3 साइकिल को C3 साइकिल ही क्यों कहा? सबसे पहला सवाल है कि वाई C3 साइकिल, मतलब भाई C3 है तो वहाँ पे 3 क्यों आया? सबसे पहला सवाल यही है कि C3 है तो C3 ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है? वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसका नाम C3 हो गया। अगर 4 का होता तो C4 हो जाता। भाई 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट होता तो वो C4 साइकिल कहलाता। यहाँ पे 3 कार्बन का है। सर 3 कार्बन का है तो क्या है? फास्फो ग्लिसरिक एसिड। इसको हम PGA भी बोलते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो PGA है ये 3 कार्बन का है, इसलिए हम लोग को इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। कहाँ होता है सर? स्ट्रोमा में होता है। कौन कौन से प्लांट के अंदर पाए जाते हैं? कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। पिछले वर्ष नीट आई थिंक 2025 में C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल पूछे गए थे। कुछ C3 प्लांट के एग्जाम्पल याद रखिए: वीट, राइस, पोटैटो, सोयाबीन। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा C3 साइकिल के स्टेप के बारे में। स्टेप ऑफ C3 साइकिल। स्टेप ऑफ C3 साइकिल 3 स्टेप है भाई इसमें। सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन या फिर इसको कार्बन फिक्सेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है रिडक्शन, रिडक्शन। और तीसरा है रीजनरेशन। 3 स्टेप है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। इसी 3 स्टेप के अंदर C3 साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। बारी बारी से पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है और रीजनरेशन में क्या होता है। जरा ध्यान से देखिए, एक फिगर आपके सामने दिख रहा होगा केल्विन साइकिल का। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक पार्ट वाले को रिडक्शन कहते हैं। एंड दिस वन इज व्हाट? रीजनरेशन। इसको रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन का टॉपिक क्लियर है। अब जरा देखिए, इसमें मैं आपको एक एंजाइम के बारे में बता रहा हूं जो कि NCERT के अंदर लिखा भी है, कार्बोक्सिलेशन वाले टॉपिक में लिखा भी है। वो एंजाइम का नाम है RUBP, या फिर आप इसको रूबिस्को के नाम से भी जानते हैं। राइबोलेज 20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज
ऑक्सीजनेज। यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास दो साइट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो ये इसकी एक्टिविटी कार्बोक्सिलेज कहलाएगी, और जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिविटी ऑक्सीजनेज कहलाएगी। ठीक है जी। तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास दो सबस्ट्रेट हैं। रिलेटिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज जैसा एक्टिविटी करेगा, जबकि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ऑक्सीजनेज की जैसा एक्टिविटी करेगा। ठीक है। C3 साइकिल के अंदर यह जो RUBP है, राइबोलेज 20 फॉस्फेट जो है, ये 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है भाई? ये जो RUBP या रुबिस्को है ये 5 कार्बन का शुगर है। ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या बाइंड करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा सर, पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। देखिए ध्यान से, जो पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, इसमें जो RUBP होता है ये 5 कार्बन का होता है और यह बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। भाई कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ रहा है इसीलिए इसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ जाना कार्बोक्सिलेशन, निकल जाना डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जुड़ रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 5 कार्बन पहले से हैं, 1 कार्बन और मिल रहा है। जल्दी बताओ कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए सर। पहला प्रोडक्ट क्या बना? PGA। क्या बना? PGA। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तब तो बैलेंस नहीं है। कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा सर। कितना मोल बनेगा? 2 मोल। देख लो, आ जाओ। ये लो भाई, 5 कार्बन का ये है, एक इससे मिला, ये बन गया फास्फोग्लिसरेट यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो कितना मोल बना होगा? 2 मोल बना होगा। बोलो जी, क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, ओके। ये तो पहला स्टेप है। पहला स्टेप में कुछ खर्च नहीं होता है, कोई ATP का खर्चा नहीं है। लेकिन NCERT एक लाइन लिखती है कि जो ये कार्बन फिक्सेशन है, यह बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, क्रूशियल स्टेप क्या है? कार्बन फिक्सेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन। कौन से एंजाइम का यूज होता है? राइबोलेज 20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नाम के एंजाइम का यूज होता है। याद रखिएगा, नीट 2026 का सवाल है ये, 2026 NCERT का लाइन में लिखा हुआ है। NCERT के पैराग्राफ में नीचे लाइन में लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेशन वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कौन सा एंजाइम काम करता है। आप रुबिस्को मिलेगा वो टिक कर दीजिएगा, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज मिलेगा वो टिक कर दीजिएगा। सही है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं दूसरा वाला टॉपिक, रिडक्शन। रिडक्शन वाले प्रोसेस में ध्यान देंगे। रिडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे ATP खर्च होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ATP खर्च होता है, 2 ATP खर्च होता है और 2 NADPH खर्च होता है। 2 ATP खर्च होता है, 2 NADP। रिडक्शन देखो, मैं आपको बताऊंगा कि इस संसार में जितने भी एसिड हैं, अगर एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। याद रखिएगा, एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमारे पास फास्फोग्लिसरिक एसिड था, अब इसका हमने क्या कर दिया? रिडक्शन करा दिया, तो क्या बन गया? फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। देखो बन गया ना, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसको करने में हमको क्या लगा? एनर्जी लगा, ATP लगा। कहाँ से मिला है? लाइट रिएक्शन से मिला है, याद रखिएगा। नॉन साइक्लिक वाले से मिला है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ATP 2 NADPH2, ये बन गया एल्डिहाइड। यही आगे चल के शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फूड बन जाता है। फिर यहाँ से रीजनरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ से रीजनरेशन वाली प्रोसेस शुरू होती है। रीजनरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। रीजनरेशन में क्या होता है? अब भाई ये जो बना हुआ ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एक ATP खर्च करके ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से RUBP में, राइबोलेज 20 फॉस्फेट में, जो कि 5 कार्बन का है। यहीं से शुरुआत हुआ था। इस स्टेप को कहते हैं रीजनरेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है?
ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे ही प्रोसेस के अंदर, पूरे ही साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलेशन में कुछ भी नहीं खर्चा हुआ, कार्बोक्सिलेशन में कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH लगे, रीजनरेशन में 1 ATP लगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि C3 साइकिल को कंप्लीट होने में कुल कितने ATP लगे, तो आप कहेंगे सर 3 ATP लगे। कितने ATP लगे? 3 ATP लगे। आपसे कोई पूछे कितने NADPH लगे, आप कहेंगे सर 2 NADPH लगे। मतलब कि एक कार्बन को फिक्स करने में, एक कार्बन को ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन को फिक्स करने में हम 3 ATP और 2 NADPH को खर्च करते हैं। सिंपल है। एक कार्बन को फिक्स करने में हम क्या खर्च करते हैं भाई? जल्दी बोलिए। एक कार्बन को फिक्स करने में हम खर्च करते हैं 2 ATP और एक कार्बन को फिक्स करने में हम खर्च करते हैं 3 ATP और 2 NADPH। ठीक। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो हम कहेंगे 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 6 3 18 ATP एंड 6 2 12 NADPH। लो भाई, ग्लूकोज का आ गया। आपसे कोई सुक्रोज का पूछे, सुक्रोज का बता दोगे। कार्बन के नंबर देखना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपल है। पूरे साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH। कार्बोक्सिलेशन में कोई खर्चा नहीं हुआ। कौन सा एंजाइम है? राइबोलेज 20 फॉस्फेट, या फिर आप उसको राइबोलेज 20 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कह सकते हैं, रूबिस्को भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। भाई ये तो पहले ही बता दिया। ठीक है, देख लो, ये वाला तो पहले ही बता दिया। रुक जाओ, ये लो, ये वाला तो पहले बता दिया भाई। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में क्या होता है? CO2 कंबाइन करता है और ये बनाता है PGA। सारी बातें बता दी। ठीक है, RUBP से कंबाइन करेगा CO2, बनाएगा भाई PGA। कितने मोल बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। कोई ATP खर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, रिडक्शन वाले में देखो, कह रहा है ATP NADPH खर्च हो रहा है। कहाँ से आया है? लाइट रिएक्शन से। बताया ना अभी, कहाँ से आया है? लाइट रिएक्शन से आया है। और ये PGA कन्वर्ट हो जाता है भाई एल्डिहाइड के अंदर, फिर वो शुगर बन जाता है वहाँ से। ठीक है, वहाँ से क्या बन जाता है? शुगर बन जाता है। ये भी बता दिया। चलो आगे चलते हैं। रीजनरेशन वाले में क्या होता है? रीजनरेशन है भाई, ये जो बना हुआ वो फॉस्फेट है, एल्डिहाइड है, वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से RUBP के अंदर। ATP की ज़रूरत होती है। कितने ATP की? 1 ATP की ज़रूरत होती है सर। फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाता है आगे। ठीक है, तो हमने कहा, एक बार फिर से देख लो, मैंने कहा कि C3 साइकिल को करने के लिए 3 ATP की आवश्यकता होगी। कितने? 3 ATP की आवश्यकता होगी और 2 NADPH की आवश्यकता होने वाली है। कितने कार्बन को फिक्स करने के लिए? 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए। अब आप सर हमको नंबर बता दो, कितने कार्बन को फिक्स करना है? हम उस नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे कितने कार्बन है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। ठीक है जी, चलें नीट 2026 का सवाल करें। ये लो आपके सामने 2026 का सवाल आपके सामने है। पहला सवाल है, हाउ मेनी ATP and NADPH2 molecules are required to make 1 molecule of glucose through the Calvin cycle। कह रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए। भाई ये लो ग्लूकोज को, C6H12O6। जल्दी बोलो, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। पूरे साइकिल में कितने ATP खर्च होती है? 3। तो 6 के लिए कितनी होगी? 6 3 18 ATP। ये लो भाई। पूरे साइकिल में कितने NADPH2 खर्च होते थे? 2। तो 6 के लिए 6 2 12 NADPH2। मिला लो भाई, कहाँ है? 18 ATP और 12 NADPH2। ये लो भाई, ये वाला सही होगा। 18 ATP एंड 12 NADPH2, पहला ऑप्शन। ये लो, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। एक और सवाल। इस बार नीट 2026 में केवल C3 साइकिल से 2 सवाल आए। अब वेटेज देख लो आप। C3 साइकिल से 2 सवाल आए। छोटा सा टॉपिक है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, नंबर आएंगे ही आएंगे। देखिए, द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन। जल्दी बोलो, कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम है? चिल्ला चिल्ला के बताया, कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को है,
यानी RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। क्या इसमें किसी ATP की खर्च होती है? कोई ATP की आवश्यकता होती है? नो सर, किसी भी ATP की आवश्यकता नहीं होती है। एंजाइम देखो भाई कहाँ है RUBP, ये देखो दिख गया RUBP, ये वाला सही है। 2 सवाल आ गए। C3 साइकिल आप पढ़ के जाइएगा। 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP की खर्च नहीं होती, कोई NADPH2 का खर्च नहीं होता। केवल याद रखना है, क्रूशियल है, कौन सा एंजाइम है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पहला प्रोडक्ट बनता है PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। कितने मोल बना? 2 मोल बना। रिडक्शन वाले में एसिड से एल्डिहाइड, रिडक्शन में एसिड से एल्डिहाइड बनेगा। 2 ATP 2 NADPH2 का खर्च होगा। फिर उसके बाद ये वापस से रीजनरेशन में 1 ATP खर्च करके RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। ये मैंने आपको 1 कार्बन के लिए बताया। 1 कार्बन के लिए 3 ATP 2 NADPH2। अब आपसे चाहे जितने कार्बन का पूछ ले, आप उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? नीट 2026 के दोनों सवाल आपने बिल्कुल सामने देख लिया, बिल्कुल ही आसान है, बन जाएगा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इस तरीके से किसी एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही स्कोरिंग है और जिसका वेटेज भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।